हेलो बच्चों, हम कर रहे हैं हमारी 7th क्लास की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 और हमने इसका पेज नंबर 2 पेज कर लिए हैं। कल हमने पेज नंबर 32 किया था और इसमें सर्कल ऑफ जस्टिस को अच्छे से समझा था। आज हम देखते हैं पेज नंबर 33 हमें क्या कह रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पेज नंबर 33 स्टार्ट होते ही हमें बोला गया है कीप द फॉलोइंग एडिशनल डिटेल इन माइंड, है ना। हमें कुछ और बातें हैं जिनको ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है? फर्स्ट हमें क्या बोला गया है ध्यान में रखने के लिए कि द ऑथर ऑफ तारीख के जो ऑथर, जो राइटर होते थे, जो हिस्ट्री लिखते थे, ठीक है, लिव्ड कहाँ पे रहते थे? वो मेनली सिटीज़ में रहते थे, मेनली दिल्ली में, ठीक है। वो लोग सिटीज़ में रहते थे। भाई सिटीज़ में रहते थे क्योंकि राजा का जो भी उसकी दरबार में गतिविधियाँ जो भी होती थी वो लिखते थे। गांव में, विलेज में, कहीं डिस्ट्रिक्ट इस तरह के एरिया में, दूर दराज के एरिया में बैठ के लिखेंगे तो किस तरह से लिख पाएंगे, है ना। तो वो लोग शहरों में रहते थे। शहरों में मतलब मेनली दिल्ली में, ठीक है। मेन जगह, मेन शहर तो दिल्ली ही था, कैपिटल था, ओके। एंड हार्डली एवर इन विलेज, मतलब मुश्किल से, हार्डली मतलब मुश्किल से ही कोई गाँव में रहता था, ठीक है। तो इन्होंने क्या हमें बात और ध्यान में रखने के लिए बोला है कि जो तारीख के जो ऑथर जो होते थे कहाँ पे रहते थे? दे लिव्ड इन सिटीज़, मेनली दिल्ली। सेकेंड पॉइंट इन्होंने क्या बोला है? दे ऑफन रोट देयर हिस्ट्रीज फॉर सुल्तान। अब वो जो भी हिस्ट्रीज लिखते थे ना, जो कुछ भी लिखते थे ना वो सुल्तान के बारे में, तो उनकी होप होती थी, क्या होप होती थी इन ऑथर्स की? ऑफ रिच रिवॉर्ड, है ना। काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है। तो जो भी वो हिस्ट्री लिखते थे, किस लिए लिखते थे? क्या आशा होती थी कि उन्हें रिच रिवार्ड मिलेगा, मतलब खूब सारा इनाम मिलेगा, पैसा मिलेगा, है ना, सब कुछ मिलेगा। तो जब कोई लालच में जब कोई काम करता है तो कुछ तो घोड़े दौड़ाता है ना, इधर उधर के, है ना, समझ गए ना आप, ठीक है। इसके बाद थर्ड नंबर पे क्या लिखा है? दीज ऑथर्स, और क्या करते थे ये ऑथर्स, राइटर्स, एडवाइस करते थे रूलर को। एक तो हमने इनकी एडवाइस देखी ना, द सर्कल ऑफ जस्टिस, है ना, जस्ट रूल। ये भी ये जो ऑथर्स होते थे तो बहुत सारे थे, कोई एक तो थे नहीं, ठीक है। तो कुछ ऑथर्स जो थे उन्होंने क्या एडवाइस किया था रूलर को? द सर्कल ऑफ जस्टिस, जस्ट रूल, मतलब न्याय संगत शासन की करना चाहिए राजा को, रूलर को, ऐसी वो लोग एडवाइस करते थे। यहाँ पे क्या एडवाइस कर रहे हैं ये रूलर? ये बोल रहे हैं These authors advise rulers on the need to preserve an ideal social order based on birthright and gender distinctions। ये कहा गया है, क्या कहा गया है? मीन्स एक ऐसा आइडियल समाज, आदर्श समाज, ठीक है, जो कि बेस्ड किस पे बेस हो, किस पे आधारित हो? वो ऐसा समाज जो कि बर्थ राइट और जेंडर डिस्टिनेक्शंस पर। अब जो देयर आइडियाज़ आर नॉट शेयर बाय एवरीबॉडी, अब जो उनके आइडियाज़ जो थे वो सभी लोग शेयर नहीं करते थे, मतलब सभी लोग वहाँ पे और जो सारे ऑथर्स थे वो सब इनसे सहमत नहीं थे, ठीक है। अब भाई ये हमें बोल्ड अक्षरों में बताया गया है वर्ड्स में, बर्थ राइट एंड जेंडर डिस्टिनेक्शन होता क्या है ये? चलिए देखते हैं। यहाँ पे लिखा है जो बर्थ राइट है ये एक तरह का क्लेम होता था, प्रिविलेज होता था, मतलब जन्मसिद्ध अधिकार एक तरह से जो कुछ खास लोगों को मिलता था। क्यों? क्योंकि बिकॉज दे वर बोर्न इन सर्टेन फैमिली, मतलब जो राज परिवार और जो रिच फैमिलीज में जो होते थे ना, जो वहाँ पैदा होते थे, तो उन्हीं को कुछ सर्टेन अधिकार कुछ मिलते थे, ठीक है। जैसे भाई राजा का बेटा राजा में बनेगा, ठीक है, कुछ राज दरबार वगैरह में उनको खूब सारे प्रिविलेज, मतलब सुविधाएं वगैरह कुछ मिलते थे अलग से, ओके। तो एक तो ये हो गया। इसके बाद जेंडर डिस्टिनेक्शन क्या है, इसको समझते हैं। जेंडर डिस्टिनेक्शन देखो क्या है, सोशल एंड बायोलॉजिकल। सोशल हो गया सामाजिक, बायोलॉजिकल मतलब शारीरिक, आप रचना से संबंधित आप डिफरेंस, अंतर समझ सकते हो, जो कि किन में होता है? वीमेन एंड मैन में, है ना। यूजुअली मतलब आमतौर पर अक्सर क्या होता है कि ये जो डिफरेंसेस है, ठीक है, ये आज भी देखे जाते हैं, मतलब बहुत बहस होती है इन पे,
ठीक है, डिफरेंसेस जो है मैन और वीमेन के, ठीक है। तो ये जेंडर डिस्टिंक्शंस का क्या मतलब था कि मैन जो है वो सुपीरियर है वीमेन से, ठीक है। तो इस आधार पे वो लोग जो ऑथर्स थे वो एडवाइस करते थे रूलर को कि इस तरह का आइडियल सोशल जो समाज जो है वो उनको प्रिजर्व करना चाहिए, ठीक है, बनाना चाहिए, जो कि बर्थ राइट और जेंडर डिस्टिंक्शन पे ओके बेस्ड हो, ठीक है। तो उनके जो आइडियाज़ थे इनसे काफ़ी सारे और जो ऑथर्स थे वो भी सहमत नहीं थे, शेयर नहीं करते थे उनके आइडियाज़ को, ओके। नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या बोलता है हमें पेज 33। आप देखो ये जो जेंडर डिस्टिंक्शन है ये आप यहाँ पे समझ पाओगे, और नीचे भी जो हम पेज को मूव करेंगे वहाँ पे भी हम समझेंगे। तो इन 1236 की बात हो रही है। क्या होता है, जो सुल्तान इल्तुतमिश है इनकी डॉटर है रजिया सुल्तान, ये सुल्तान बनती है, ठीक है। रजिया कौन है, एक लेडी है, ठीक है, उसकी बेटी है किनकी, इल्तुतमिश की, ठीक है। अब वो सुल्तान बनती है, कब बनती है, 1236 में, ओके। आप द क्रोनिकलर ऑफ द एज का मतलब यहाँ पे कि भी उस टाइम पीरियड के, ठीक है, उस समय के जो क्रोनिकलर कौन होते हैं, इतिहासकार को ही बोला, इतिहासकार जो होते हैं उनको ही बोला जाता है क्रोनिकलर, ठीक है। आप कौन थे, मिनहाज सिराज, उस टाइम के दिल्ली सल्तनत के इल्तुतमिश के टाइम में, ठीक है, काफ़ी फेमस ये क्रोनिकलर थे, रिकॉग्नाइज थे काफ़ी, ठीक है। तो मिनहाज सिराज जो थे इन्होंने रिकॉग्नाइज किया, माना कि दैट शी वॉज मोर एबल एंड क्वालिफाइड देन ऑल द ब्रदर्स। रजिया सुल्तान के जो भाई थे उनमें ये बेस्ट है, क्वालिफाइड है, ठीक है, मोर एबल है उनसे, ठीक है। आप क्या कहते, बट ही वॉज नॉट कम्फर्टेबल, लेकिन वो कंफर्टेबल नहीं थे एट हैविंग ए क्वीन एज ए रूलर, लेकिन वो कंफर्टेबल नहीं थे एक क्वीन के लिए, ठीक है, कि एक रानी, एक लेडी शासक बनी, इस चीज़ को लेके वो कंफर्टेबल नहीं थे। मानते थे वो बेस्ट है भाइयों से, ठीक है, वो जो भाई जो है उसके उनसे बेस्ट है, क्वालिफाइड है ज़्यादा, लेकिन ये सुल्तान नहीं बन सकती, इसको वो नहीं मानते थे। क्यों नहीं मानते थे वो, और सिर्फ वो ही नहीं, और जो नोबल जो होते थे, नोर वरदा नोबल हैप्पी, जो राज दरबार में जो रिच पर्सन वगैरह जो होते थे रिकॉग्नाइज वहाँ पे, ठीक है, तो वो भी इस चीज़ को नहीं मानते थे कि एट हर अटेम्प्ट्स टू रूल इंडिपेंडेंटली, कि वो स्वतंत्र है ना, एक इंडिपेंडेंट शासक बन सकती है। इस चीज़ को सिर्फ वो मिनहाज सिराजी ने, उसके और भी जो नोबल जो उस टाइम में थे उनके दरबार में, ठीक है, वो भी इस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे थे। सी वॉज रिमूव्ड, ठीक है। तो इन सब विचारों की वजह से, इन सब सोच की वजह से उसको रिमूव कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, कॉन्स्पिरेसीज कर करके, ठीक है, उसको फ्रॉम द थ्रोन, सिंहासन से, कब, 1240 में, 36 में बनी है, 40 में उसको हटा दिया गया है, मार दिया गया है, ठीक है। उस टाइम का भी समाज इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है कि एक लेडी, ठीक है, रजिया सुल्तान जो है वो शासक बनी। तो हमने जेंडर डिस्टिंक्शन यहाँ पे आपको क्लियरली बताया गया है। अभी इल्तुतमिश कौन है पता है ना आप लोगों को, जहाँ से जो तर्किश जो डायनेस्टी जो शुरू हो रही है, ठीक है, तर्किश, अर्ली तर्किश रूलर्स जो थे, ठीक है। अभी देखिए जो मिनहाज सिराज जो सोचता था, जो उसकी थॉट थी, वो उसको और अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। क्या एक्सप्लेन किया है, जो मिनहाज सिराज जो है वो उसकी थॉट है, क्या सोचता है कि जो क्वींस जो रूल है, ठीक है, वेंट अगेंस्ट, वो अगेंस्ट जा रहा है किसके, जो आइडियल सोशल ऑर्डर क्रिएटेड बाय गॉड, मतलब गॉड ने, भगवान ने, खुदा ने ही एक ऐसा सोशल समाज क्रिएट किया है जिसमें कि एक क्वीन का रूलर शासक बना, उसने जो एक समाज व्यवस्था बनाई उसके अगेंस्ट जा रहा है, ऐसा मिनहाज सिराज सोच रही थी, ठीक है। इन विच वीमेन वर सपोज्ड टू बी सबऑर्डिनेट टू मैन, सबऑर्डिनेट कौन होते हैं, सहायक, मतलब मेन नहीं होते वो, मेन के सहायक जो होते हैं। तो मेन कौन है, मैन, पुरुष, ठीक है, और वीमेन जो है वो हमेशा उनके अधीन होनी चाहिए, उनकी सबऑर्डिनेट होनी चाहिए।
ही देयरफॉर आस्क्ड, ठीक है, तो इसलिए वो कहता है इस सोच की वजह से कि इन द रजिस्टर ऑफ गॉड्स क्रिएशन, मतलब भगवान ने जो एक सूची बनाई है, भगवान का जो एक खाता है खुदा का, ठीक है, एक ब्यौरा जो है, उसमें सिंस हर अकाउंट डिड नॉट फेल अंडर द कॉलम ऑफ मैन, मतलब मैन का एक अलग ही ऊंचा अच्छा कॉलम बनाया है खुदा ने उसके अकॉर्डिंग, मिनहाज सिराज के अकॉर्डिंग, ठीक है, और वीमेंस का जो खाता है वो उसमें फिट नहीं बैठता, उनका अलग है, उनका निम्न है, ठीक है, इन्फीरियर है, मैन का सुपीरियर है खाता जो भगवान ने बनाया है अकॉर्डिंग टू मिनहाज, ठीक है। सो हाउ डिड सी गेन फ्रॉम ऑल द एक्सीलेंस क्वालिटी, मतलब इतनी अच्छी और क्वालिटी होने के बावजूद, अपने भाइयों से बेटर होने के बावजूद उसको क्या मिला, वो शासक तो बन गई जिद करके, लेकिन वो उसको रूल नहीं करने दिया गया, है ना, उसको अपनी जान से जाना पड़ा, ये यहाँ पे कह रहा है कौन, मिनहाज सिराज। भाई खूब सारी उसमें क्वालिटीज़ थी, वो कह रहा है बेटर थी, बट क्या मिला, अब वो कह रहा है क्यों नहीं सफल हो पाई वो, क्योंकि कह रहा है वो खुदा ने, उस भगवान ने ही अलग कॉलम बनाया है वीमेंस का और मैन का सुपीरियर बनाया है, ठीक है, ऐसा कह रहे हैं मिनहाज सिराज। आगे लिखा है जो रजिया जो सुल्तान थी, ठीक है, उनके कुछ इंस्क्रिप्शंस, मतलब अभिलेख मिले हैं, कॉइन्स मिले हैं, तो वहाँ पे रजिया जो थी उन्होंने मेंशन किया है, बताया है खुद को कि वो डॉटर है सुल्तान इल्तुतमिश की, ठीक है, उन्होंने खुद ही क्लेम किया है, बताया गया है कि भाई वो डॉटर थी किनकी, इल्तुतमिश की। अब इससे बिल्कुल अलग आपको एक और एग्जाम्पल दिया गया है, क्वीन है रुद्रमा देवी, एक क्वीन है रुद्रमा देवी, कहाँ पे थी ये, आंध्र प्रदेश, ठीक है, आज का जो पार्ट ऑफ मॉडर्न आंध्र प्रदेश है, वहाँ पे वारंगल क्षेत्र था, वहाँ पे काकतीय डायनेस्टी थी, ठीक है, आज का जो मॉडर्न आंध्र प्रदेश आप देखते हो वहाँ पे एक वो वारंगल क्षेत्र था, वहाँ पे काकतीय डायनेस्टी थी, ठीक है, वहाँ की वो रूलर थी। तो रुद्रमा देवी ने क्या किया था, अपना नेम चेंज कर लिया था इंस्क्रिप्शंस में, ठीक है, और खुद को प्रेटेंट किया था, प्रेटेंट मतलब दर्शाया गया था, दर्शाना खुद को मतलब कुछ अलग दर्शाया था, क्या प्रेटेंट किया था कि सी वॉज ए मैन, कि वो एक मैन है, वीमेन नहीं है, ऐसा उसने प्रेटेंट किया था, ठीक है, तो जो कि लिखवा कर मतलब प्रिटेंड करना एक तरह का भ्रम पैदा करना, है ना, जो रियल चीज़ है वो सामने ना रख के कुछ अलग ही, ठीक है, तो एक भ्रम की स्थिति प्रिटेंड करना, तो ऐसा उसने किया, क्या भ्रम पैदा किया उसने कि वो थी तो वीमेन ना, है ना, एक वीमेन थी, और उसने अपने इंस्क्रिप्शंस में अपने आप को एक मैन की तरह ऐसा अपना नेम चेंज कर दिया, ठीक है। अब एक और अनदर एग्जाम्पल दिया गया है, एक और क्वीन है जिनका नाम है दिद्दा, ठीक है, अब ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अब ये कहाँ की थी क्वीन, ये कश्मीर की थी, इनका टाइम पीरियड दिया गया है यहाँ पे, ठीक है, तो इनका जो टाइटल है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इनका जो नाम है दिद्दा, ठीक है, ये कैसे पढ़ा कि बाय हर सब्जेक्ट, यहाँ पे हर सब्जेक्ट का मतलब उसकी जो प्रजा जो थी, ठीक है, उनका जो अफेक्शनेट जो था उनके लिए, ठीक है, उसको एक एल्डर सिस्टर की तरह वो मानते थे, उनकी जो प्रजा जो थी वो ये जो दिद्दा जो थी इनको एक एल्डर सिस्टर जिसको दीदी बोलते हैं, जिससे उनका नाम पड़ा दिद्दा, किनका, ये जो कश्मीर की जो क्वीन थी, ठीक है, तो यहाँ पे 3 क्वीन हुई है लगभग, ठीक है, तो इनका एग्जाम्पल दिया गया हमें, एक तो रजिया सुल्तान है, ठीक है, इन्होंने खुद बताया है कि भाई मैं वीमेन हूँ और मैं इल्तुतमिश की बेटी हूँ, अपने इंस्क्रिप्शंस में और कॉइन्स में। उसके बाद ये आंध्र प्रदेश के वारंगल में काकतीय डायनेस्टी की एक और क्वीन थी रुद्रमा देवी, इन्होंने खुद को प्रेटेंट किया है एक मैन की तरह, एक भ्रम की स्थिति इन्होंने पैदा की है, ठीक है। और इसके बाद हमें एग्जाम्पल दिया गया है दिद्दा का, एक क्वीन है ये कश्मीर की, ठीक है, और ये जब इतनी इनकी जो प्रजा है वो इतना ऑब्वियसली इनसे इतना अफेक्शनेट है, इनसे इतना प्यार करती है, तो कुछ तो अच्छे ही काम किए होंगे ना उसने अपनी प्रजा के लिए, ठीक है, तो इस तरह से तो ये 3 हमें एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पेज। ओके बच्चों, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे फ्रॉम गैरिसन टाउन टू एम्पायर किस तरह से
ये जो दिल्ली सल्तनत है, ये जो स्लेव डायनेस्टी जो शुरू होती है कुतुबुद्दीन एक ऐबक से, और फिर यहाँ पे लिखा है इल्तुतमिश, ठीक है। उसके बाद भी और भी आते हैं, और इसके बाद हमने नीचे देखा था रजिया सुल्तान, इसकी बेटी जो थी, ठीक है। तो किस तरह से गैरिसन टाउन से एक एम्पायर के रूप में एक्सपेंस कर जाते हैं। गैरिसन टाउन क्या होता है, एक तरह की आप एक छावनी टाइप समझ सकते हो ना, किलेबंद बसाव जो होता है जहाँ पे सैनिक रहते हैं, ठीक है। एक इस तरह की जगह होती है गैरिसन टाउन, जहाँ पे सैनिक रहते हैं, सोल्जर्स रहते हैं, ठीक है। तो एक जो ये गैरिसन टाउन से किस तरह से एक एम्पायर में एक्सपेंस हो गया, इनका विस्तार हो गया दिल्ली सल्तनत का, ये हम समझेंगे यहाँ पे। ये यहाँ पे मैप दिया है, ठीक है। तो इसमें ये कुछ मेजर सिटीज़ है जो कि कैप्चर की गई थी इल्तुतमिश के द्वारा। ये बांग्लादेश में लखनऊ देखो आप यहाँ पे, ठीक है। और आपको सारी सिटीज़ यहाँ पे दिख रही होंगी। लाहौर है पाकिस्तान में, मुल्तान यहाँ पे, बनारस है, बंदायूं है, ओके, कुहराम है यहाँ पे, अजमेर, ठीक है, रणथंबोर, दिल्ली तो है ही, ठीक है। और सारे इलाके इन लोगों ने, ठीक है, ग्वालियर, सब कुछ ये कैप्चर कर लिया था, ठीक है, इल्तुतमिश के टाइम, अर्ली 13th सेंचुरी में, ठीक है, ये सब। बट क्या था कि इन सब को कंट्रोल रख पाना इतना इजी टास्क नहीं था, ठीक है। एक साथ इतने बड़े इलाके को कंट्रोल रख पाना इतना इजी टास्क नहीं था। अभी यहाँ पे बताया गया है कि अर्ली 13th सेंचुरी में, ठीक है, कंट्रोल ऑफ दिल्ली सुल्तान रियरली वेंट बियॉन्ड हैवीली फोर्टिफाइड टाउन ऑक्यूपाइड बाय गैरिसन्स, ठीक है। मतलब ये गैरिसन मतलब जो सैनिक टुकड़ियाँ जो थी, ठीक है, इन्होंने जो एक फोर्टिफाइड जो टाउन बनाया था, इससे बाहर, इससे बियॉन्ड शायद ही रेयरली ही जो ये सुल्तान जो थे, इनका कंट्रोल दिल्ली से में इनके बाहर शायद ही इनका अर्ली 13th सेंचुरी में, शुरुआत की जो 13th सेंचुरी है उसमें शायद ही ये जो दिल्ली सुल्तान जो थे, इनका कंट्रोल दिल्ली से बाहर, ये जो गैरिसन जो टाउन जो इन्होंने बनाए, ठीक है, इससे बाहर शायद ही इनका हो पाया हो। अब दिल्ली सुल्तान जो थे सेल्डम, मतलब कभी कभी ही, मुश्किल से, कंट्रोल द हिंटरलैंड ऑफ द सिटीज़ एंड वर देयरफॉर डिपेंड अपॉन ट्रेड, ट्रिब्यूट, प्लंडर फॉर सप्लाई। अब जब इनका कंट्रोल सिर्फ वो फोर्टिफाइड एरिया तक ही था, बाहर शायद ही कभी हो पाया हो, तो जो हिंटरलैंड कौन सा एरिया होता है, वो एरिया जहाँ पे गुड्स वगैरह की सप्लाई सर्विसेज जो होती है, एक तरह का मार्केट टाइप आप समझ सकते हो, ठीक है, बड़ा मार्केट, जो मेन मार्केट टाइप जो होता है, ठीक है, जहाँ पे पूरे शहर की आवाजाही जो होती है, ठीक है। तो वहाँ पे उस हिंटरलैंड पे इनका कंट्रोल जो है शायद ही कभी हो पाया हो, तो इसलिए ये डिपेंड रहते थे किसके लिए, सप्लाईज़ के लिए, फॉर सप्लाईज़ के लिए ये डिपेंड रहते थे कि या तो कुछ थोड़ा बहुत ही ट्रेड वहाँ पे कर सके, या ट्रिब्यूट, अभी जिन सिटीज़ को ये जीत लेते थे वहाँ पे ट्रिब्यूट के रूप में, मतलब ट्रिब्यूट को एक तरह के कर के रूप में, ठीक है, इनको कुछ वहाँ से मिले, या फिर ये प्लंडर करते थे, प्लंडर मीन्स लूट मार करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि इनका कंट्रोल शायद ही ये जो फोर्टिफाइड जो गैरिसन टाउन जो थे, इनसे बाहर शायद ही इनका हो पाया हो, कब, अर्ली 13th सेंचुरी में। लेकिन इनके सैनिक तो वहाँ पे रहते थे, सोल्जर्स वहाँ पे रहते थे, तो उनको सप्लाई के लिए, सप्लाई मतलब उनको भी वहाँ रहते थे, तो उनको खाने पीने का सामान और भी ज़रूरत की चीज़ें चाहिए, तो उन सप्लाईज़ के लिए डिपेंड थे किस चीज़ पे, कुछ ट्रेड हो या तो थोड़ा बहुत, या फिर उनको ट्रिब्यूट मिल जाता था एक कर के रूप में, या फिर वो लूट मार करते थे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब, कंट्रोलिंग गैरिसन टाउन इन द डिस्टेंट। अब देखो काफ़ी मुश्किल होता था, हमने मैप देखा ना, देखो मैप देखिए, यहाँ पे ये है लखनऊ जो है, ये पड़ता है कहाँ पे, बांग्लादेश में, ठीक है। और दिल्ली से आप देखिए, ठीक है, दिल्ली से यहाँ, उसके बाद फिर ये लाहौर, और फिर ये इलाका मुल्तान का, ठीक है, और फिर उसके बाद ये भी सारे इलाके, तो इन सभी इलाकों में, ठीक है, कंट्रोलिंग गैरिसन टाउन इन डिस्टेंट बंगाल एंड सिंध फ्रॉम दिल्ली वाज एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट। ओके बच्चों, तो हमें यहाँ पे बताया गया है कि इल्तुतमिश के टाइम पे, ठीक है, कंट्रोलिंग गैरिसन टाउन जो होते थे उनमें देखो दिल्ली से और बंगाल और फिर सिंध,
बंगाल में हमने देखा ना लखनौती, आप देखो मैप में एक बार फिर से फाइंड आउट करो, फिर लाहौर, मुल्तान, ये सब देखा, ठीक है। तो ये जो गैरिसन टाउन थे, इन सारों को कंट्रोल करना एक साथ काफ़ी डिफ़िकल्ट होता था इन लोगों के लिए, क्योंकि वहाँ पे रिबेलियन हो जाते थे, विद्रोही हो जाते थे, वार होते थे, और इवन कई बार बैड वेदर जो होता था कुड स्नैप फर्जाइल कम्युनिकेशन, ठीक है, रूट्स। तो वो जो कम्युनिकेशन होता था अलग अलग गैरिसन टाउन से इन लोगों का, वहाँ पे क्या हो रहा है, सब कुछ सही से है या नहीं, तो उस कम्युनिकेशन को कई बार ये जो बैड वेदर जो था वो भी कई बार उससे भी ख़राब हो जाता था। इनके पास चैलेंजेस और भी थे, क्या थे कि द स्टेट वाज आल्सो चैलेंज्ड बाय मंगोल इन्वेजन्स, ठीक है, मंगोल जो आक्रमणकारी जो थे, ठीक है, जो कि अफ़गानिस्तान से आने वाले, ठीक है, हमलावर जो थे, ठीक है। तो एंड बाय गवर्नर्स हु रिबेल्ड एट द एनी साइन ऑफ सुल्तान्स वीकेंड्स, ठीक है। एक तो ये जो इन्वेजन्स जो थे, ठीक है ना, मंगोल जो आते थे अफगानिस्तान से, और जो गवर्नर जो होते थे, ठीक है, उनको जरा सा भी अगर साइन मिलता था कि भाई सुल्तान जो है वो वीक हो रहा है, तो क्या होते थे, वो रिबेल्ड हो जाते थे, विद्रोही हो जाते थे, ठीक है। एक तो ये इतना डिस्टेंट इलाका था बंगाल से, दिल्ली से बंगाल और सिंध तक का, उनको कंट्रोल करना इनके लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा था। इसके बाद फिर क्या था कि जो अफ़गानिस्तान से आने वाले मंगोल जो इन्वेजन्स थे, ठीक है, वो इनको चैलेंज कर रहे थे। उसके बाद ये जो गवर्नर जो होते थे उनके, ठीक है, वो थोड़ा भी साइन देखते थे कि अभी सुल्तान जो है, जो रूलर जो है वो थोड़ा भी वीक हो रहा है, तो वो रिबेल्ड हो जाते थे, ठीक है। ये बात हो रही है 13th सेंचुरी की, जब इल्तुतमिश के टाइम पे, ठीक है। सो इस तरह से जो सुल्तान जो थे वो बेयरली, मुश्किल से ही सरवाइव कर पाते थे इन चैलेंजेस में, खुद को बचा पाते थे इन चैलेंजेस में मुश्किल से, ठीक है। तो इस एक्सपेंशन अकोर्ड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ गयासुद्दीन बलबन, ठीक है। तो उस टाइम पीरियड में तो ये बस बचाया उन्होंने खुद को, ठीक है। लेकिन इसका जो एक्सपेंस हुआ वो कब हुआ, गयासुद्दीन बलबन के टाइम पीरियड में, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के टाइम पीरियड में, ओके, इनका एक्सपेंशन हुआ। इस टाइम पीरियड में तो वो खुद को अर्ली 13th सेंचुरी में इन ये जो गैरिसन जो टाउन है इनको कंट्रोल करना, और इन सब में ही वो उलझे रहते हैं, इनको कंट्रोल करना, वो सब जो एक्सपेंस होता है इनकी दिल्ली सल्तनत का, ये किन के टाइम पीरियड में होता है, गयासुद्दीन बलबन और अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के टाइम पे होता है, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है यहाँ पे, द सेट ऑफ कैंपेन्स अलोंग द इंटरनल फ्रंटियर ऑफ द सुल्तान एम्ड एट कंसोलिडेशन द हिंटरलैंड्स ऑफ द गैरिसन टाउन। लिखा है कि जो सल्तनत के टाइम पे जो कैंपेन जो हुए, ठीक है, अभी बच्चों देखो क्या लिखा है यहाँ पे, द फर्स्ट सेट ऑफ कैंपेन। अब जो शुरू में जो इनके जो कैंपेन जो अभियान जो हुई, ठीक है,
वो इंटरनल फ्रंटियर में हुए। फ्रंटियर क्या होती है? सीमाएं। और इंटरनल मतलब जो अंतर की जो भीतरी जो, ठीक है, इनकी खुद की जो भीतरी जो सीमाएं जो थी, तो इनका एम क्या था? इनका कि कंसोलिडेट करना। कंसोलिडेट करना मतलब मजबूत करना। द हिंटरलैंड्स, हिंटरलैंड्स मैंने ऊपर भी बताया ना आपको, ठीक है, शहर का वो मेन एरिया जहाँ पे गुड्स वगैरह की सप्लाई होती है, ठीक है, एक मेन आवाजाही का जो एरिया जो होता है, ट्रेड वगैरह होता है, ठीक है, वो ऑफ द गैरिसन टाउन। गैरिसन टाउन के जो हिंटरलैंड जो होते थे वहाँ पे कंसोलिडेट करना, ठीक है, उनको मजबूत करना। अब ड्यूरिंग दीज, अब देखो लिखा है ड्यूरिंग दीज कैंपेन्स, अभी ये जो कैंपेन जो अभियान जो हुए इनमें फॉरेस्ट को क्लियर कर दिया गया। जो जंगल जो थे गंगा यमुना दोआब का, ठीक है, जो क्षेत्र जो था उस उनको क्लियर कर दिया गया। और जो हंटर गैदर्स जो थे, मतलब वहाँ पे जंगलों में जो रहते हैं, खुद का अपना भोजन खुद ही वो जो गैदर करते हैं, शिकारी संग्रहक, जिनको आप पढ़ के आए हो ना 6th क्लास में आपने रीड किया है, ठीक है। और जो पास्टोरलिस्ट जो होते थे, मतलब जो चरवाहे जो होते थे, इनको एक्सपेल्ड कर दिया गया फ्रॉम देयर हैबिटेट। हैबिटेट क्या होता है? निवास स्थान, जहाँ जो रहने का स्थान होता है, तो वहाँ पे उनको उनको एक्सपेल्ड कर दिया गया, वहाँ से उनको हटा दिया गया, खदेड़ दिया गया वहाँ से, ठीक है। तो फर्स्ट जो इन्होंने कैंपेन किए वो जो भीतरी जो इंटरनल फ्रंटियर जो थे वहीं पे किए, क्योंकि कि ये जो गैरिसन टाउन के पास ये जो हिंटरलैंड जो थे, ठीक है ना, मेन एरिया जो होता था, वहाँ पे उनको कंसोलिडेट करने के लिए, मजबूत करने के लिए, ठीक है। और इस तरह से इन कैंपेन के दौरान इन्होंने क्या किया कि गंगा यमुना जो दोआब का जो एरिया जो था, ठीक है, फॉरेस्ट एरिया था, इनको क्लियर कर दिया गया और वहाँ पे रहने वाले हंटर गैदर्ड और पास्टोरलिस्ट को वहाँ से एक्सपेल्ड कर दिया गया उनके हैबिटेट से। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पेज। अभी देखो जंगलों के साफ करके क्या किया गया? जंगलों को साफ करके वो जो लैंड जो थी, ठीक है, उनको दे दिया गया पीजेंट्स को। फॉर एग्रीकल्चर को उन्होंने एनकरेज किया, ठीक है। जो जंगल वगैरह जो थे उनको साफ करके ज़मीनें दे दी गई पीजेंट्स को, ताकि वहाँ से कर वगैरह मिल सके उनको। और नाव फोर्ट्रेस मतलब किले वगैरह बनाए गए, टाउन उन लोगों ने एस्टेब्लिश किए, ठीक है। और प्रोटेक्ट किया ट्रेड रूट को और प्रमोट किया रीजनल ट्रेड्स को, ठीक है, क्षेत्रीय जो भी व्यापार वगैरह जो होता था, ठीक है, ताकि उससे उनकी इनकम हो सके। ट्रेड रूट को उन्होंने प्रोटेक्ट किया, प्रमोट किया रीजनल ट्रेड को। वो जो जंगली जो साफ़ किए गए, जो ज़मीनें वहाँ पे उनको मिली, वहाँ पे उन्होंने फोर्ट्रेस बनाए, टाउन एस्टेब्लिश किए, किले बनाए, शहर बनाए। और जो ज़मीनें थी वो पीजेंट्स को दे दी थी और एग्रीकल्चर वगैरह प्रमोट किया गया वहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से